नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि एनसीईआरटी को उन्हें पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो दोस्तों, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एक-एक शब्द और एक-एक लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको आज कितना समझ में आया। तो चलिए, ज्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, हमारी जो आज की क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्दार्थ आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपके शब्दार्थ बहुत ज्यादा काम आएंगे संस्कृत में। तो चलिए, हमारा आज का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको एक पहले शब्द से शुरुआत कराता हूँ। प्रथम है मतलब प्रथम, पाठ है मतलब पाठ। पहला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, और प्रथम शब्द आपके लिए बड़े काम का है, क्योंकि आपको क्लास में प्रथम ही आना है। और अगर बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ने चाहते हैं 6 क्लास के, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत ले। तो ये देखिए, वयम वर्णमालाम पठामः, कि हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। वयम मतलब हम, वर्णमालाम वर्णमाला पठामः पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर ये वर्णमाला क्या होती है, क्योंकि 6th क्लास में आए ना, तो कुछ बेसिक बातें आप छोड़ के आए हैं। जैसे हमने एनार थे, आपके एनार थे ना, उनको आपने छोटी क्लास में पढ़ा एनार आ आम इस प्रकार से, और फिर आपके कै ख गड़े थे। तो ये आपकी हिंदी की क्या थी, वर्णमाला थी, जिसमें वर्णों को उनके क्रम के अनुसार जचाया हुआ था, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के भी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, और उसको हम, एक क्रम है उनका, कि पहले आपका क्या आएगा, जैसे पहले ए आता था, फिर आ आता था, फिर ई, फिर ई, इस प्रकार से। उसी प्रकार संस्कृत के वर्णमालों को भी हम क्या है, जो वर्ण है, तो उसमें अक्सर है, उसको हम क्रम के अनुसार जताते, उसको बोलते हैं वर्णमाला। तो उसी वर्णमाला को आज हम पढ़ते हैं। चीज क्लियर हो रही है आपको? तो चलिए, भी सबसे पहले वर्णा द्विविधा भवन्ति, कि जो आपके वर्णा है ना, वर्णा मतलब वर्ण, संस्कृत में जो वर्ण है वो द्विविधा मतलब दो प्रकार के भवन्ति होते हैं। आपको आई बात समझ में, कि वर्ण है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। आप शब्दार्थ साथ साथ याद करते चलना, कि वर्णा द्विविधा दो प्रकार के भवन्ति होते हैं। ठीक है, सवरा व्यंजनानी च। अब आपको ये च आपको बड़ा परेशान करेगा अभी, तो इसका जो मैं पहले ही आपका डाउट दूर कर देता हूं। देखिए, च का मतलब होता है और, क्या होता है, और। आप कहेंगे सर हमें पता चल गया कि च का मतलब क्या होता है, और है, और इस और को हिंदी अनुवाद करते समय आपको जिस अक्षर के पीछे च लगा हो, जिस लाइन के पीछे च लगा हो, उससे पहले आपको पढ़ना है। जब हिंदी बनाएंगे तब। अब देखिए, हम कैसे पढ़ेंगे, कि वर्णा द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी बनाते समय आपको आगे बात समझ में, हाँ सर हमें पता चल गया कि जिस अक्षर के आगे और आएगा, तो हम संस्कृत में उसके पीछे क्या लगा देते हैं, च लगाते हैं, और च का हिंदी अनुवाद होता है और हिंदी अनुवाद करते समय हम च को जिस अक्षर के पीछे आया उससे आगे पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। आपको च वाली बात समझ में आ गई? आगे एक दो एग्जाम्पल आएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा, जल्दी से, आपको समझ में आ गया हो तो, कि वर्णा द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजनानि, स्वरा और व्यंजनानि। क्लियर बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जो आपके वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में आपको दो चीजें देखने में मिलेंगी, स्वरा और व्यंजनानि, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वरा की, इसकी स्वरा की। तो चलिए भी, ठीक है, स्वरा में पहुंच गए। रिवीजन आपका करूंगा एक बार। आप कहां से चले थे, कि सर हम चले थे वर्णमाला में। क्या चले थे, वर्णमाला में। वर्णमाला में हमें क्या पढ़ने थे, वर्ण पढ़ने थे, और आपके वर्ण दो प्रकार के थे। एक आपके स्वरा थे, स्वरा मतलब स्वर, और एक आपके व्यंजनानि थे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, कि वर्ण दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, स्वर को। किसको पढ़ रहे हैं, स्वर को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन को भी। ठीक है, तो चलिए, तो ये कहता है कि स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, कि जो आपका स्वरों का जो उच्चारण क्या होता है, उसका बोलना।
ठीक है। स्वतंत्र रूपेण भवति कि स्वरों का जो उच्चारण है ना वो स्वतंत्र रूप से होता है। अब आप कहेंगे सर ये स्वतंत्र रूप क्या होता है, हमें चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका जो स्वर है, पहले तो आपको स्वर बोलता हूं कि आपका ए है, स्वर है, तो ए बोलिए आप एक बार, ए। आप बोलिए ए बोला आपने, क्या किसी और अक्षर की या वर्ण की आवाज आई ए के अलावा, या सिर्फ ए की ही आवाज आई? सर हमें ए की ही आवाज आई। तो एक बार आप बेटा कै और बोलना, कै। तो ये आपका क्या है, कै, ये व्यंजन है। आप कहेंगे सर एक तो हमें कै की आवाज आई, कै कबूतर कै की आवाज आई, और साथ में ए की भी आवाज आ रही है। कै की तो आवाज आ रही है, तो ए की भी आवाज आ रही है। ठीक है, आप मुझे ये बता दो कि कै बोल लो आप, लेकिन ए की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप बोलेंगे सर ए की आवाज के बिना तो कै को बोल ही नहीं सकते, इसलिए जो आपका व्यंजन है उसमें हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की। लेकिन जब हम ए बोलते हैं, ई बोलते हैं, री बोलते हैं, औ बोलते हैं, औ बोलते हैं, तो इन्हें बोलते समय, स्वरों को बोलते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आपको आगे बात समझ में, किस लाइन का मतलब क्या है, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। ये आपको हिंदी में पता होना चाहिए था अगर हिंदी की व्याकरण आप वर्णमाला पढ़े हैं तो, लेकिन आपने ढंग से चीजें नहीं की, कोई बात नहीं, नहीं की तो नहीं की, अब हम उस चार चीजों को सुधार देंगे। ठीक है भी, तो पहली लाइन आप स्वरों के बारे में याद रखेंगे कि स्वर्णाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। फिर कहता है कि स्वरा द्विविधा सन्ति, कि जो आपके स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्वर भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समानाक्षराणि और सनद्यक्षराणि। चाहे को पता है ना आपको, जिस अक्षर के पीछे लिखा है या जिस लाइन के पीछे उससे पहले और के रूप में पढ़ना है हिंदी लगाते समय। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ा है कि आपके स्वर है द्विविधा, दो प्रकार के होते हैं, आपके समानाक्षराणि और सनद्यक्षराणि। चाहे मैंने क्या है इससे पहले पढ़ा है हिंदी अनुवाद करते समय। आप भी माइंड में बना के रखें कि चाहे को हम अगर दिखेगा तुरंत पहले पढ़ देंगे समानाक्षराणि और सनद्यक्षराणि। तो क्लियर है आपका? ठीक है, आ जाइए। ठीक है, अब हम एक बार समानाक्षराणि को देखते हैं। ठीक है, या फिर आप एक बार रिवीजन करवा दूं? हाँ सर रिवीजन करवा दो। ये आपकी वर्णमाला की बार पूरा नहीं लिखूंगा। वर्णमाला में यहाँ पे आपका स्वर है और यहाँ पे आपका व्यंजन है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर स्टार्ट किया है। स्वर में आपके स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक समानाक्षराणि और एक आपका सन्ध्यक्षराणि। और स्वर के बारे में हमने पढ़ा है कि जो स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इतनी बातें हमने सिर्फ 5 अक्षर पढ़े हैं। आप कहेंगे सर मजा आ गया, हमें चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर। अब देखते हैं समानाक्षराणि क्या होते हैं। वर्णमालायाम आदो ये सामान्य स्वरा संति, कि वर्णमाला के आरंभ में भी, आदो मतलब आरंभ में, ये सामान्य स्वर होते हैं भी। ये कहते हैं जब वर्णमाला हम शुरुआत करते हैं ना, वर्णमाला जब आपको दिखाई देगी संस्कृत की, तो उसके आरंभ में जो सामान्य स्वर होंगे वही क्या होते हैं आपके, ये आपके समानाक्षर स्वरा भवन्ति। आपको आगे समझ में कि वे आपके समानाक्षर स्वर उनको कहते हैं जो वर्णमाला के आरंभ में सामान्य स्वर होते हैं। तो एक बार जल्दी से इसकी हिंदी मुझे पढ़ के सुना दीजिए। वर्णमाला आदो, वर्णमाला के आरंभ में ये सामान्य स्वरा संति, कि वर्णमाला के आरंभ में ये सामान्य स्वर जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे सामान्य अक्षर स्वरा भवन्ति, वे सामान्य अक्षर स्वर होते हैं भी। ठीक है, क्लियर है? एक बार इनको देख और दीजिए। ये है आपके जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ से इस प्रकार से आपके स्टार्ट होंगे। और ये देख लीजिए आपके ए आ ई उ री री। ठीक है, और इनको हसव और दीर्घ में बांट रखा है। हसव और दीर्घ में इनके उच्चारण के आधार पे बांट रखा है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जैसे ए ई उ री लरी। लेकिन यहाँ पे क्या आ ई उ, ठीक है। तो ये जो उच्चारण है आपके, तो ये उच्चारण के कारण जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा उसको आपको दीर्घ बोल दिया, और जिसमें आपका कम समय लगेगा उसको हसव बोल दिया। 5 तो आपके हसव हैं और 4 आपके दीर्घ हैं। टोटल कितने हैं, 9। याद रखना कि जो आपके समानाक्षर स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, 9 है।
जो आपका लरी है इसका आपका क्या दीर्घ स्वर नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आप बता दीजिए सनद एक्सरानी पे जाएं तो सनद एक्सरानी का मतलब है आपको नाम में दिख गया संधि। संधि का क्या होता है मतलब जुड़ना, कि दो दो स्वरों के जुड़ने से नए स्वर जो बनते हैं ना उनको हम बोलते हैं सनद एक्सरानी स्वर। तो यहाँ पे आ जाइए, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। द्वयो निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वरवर्णा जयंती की दो निश्चित स्वर की संधि के द्वारा भी, दो निश्चित स्वर के मेल के द्वारा, निश्चित मतलब वो फिक्स है, ये नहीं आप किसी भी दो को मिला देंगे, मतलब वो उनकी जो मिलाप है वो फिक्स है। कि जैसे ये देखिए ए और ई मिल गए तो ये आपके ए बनाएंगे, आपको आगे बात में क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए और ई, इन दोनों का जहां पे भी मिलाप होगा तो ये क्या बना देंगे, ए मिला देंगे, तो ये ए आपका क्या है, सनद अक्षर स्वर होता है। आप और भी दे रखे हैं ए और ए बना देंगे, आपको दिखा ए और ओ, ए और ओ, आओ, आपको आ रही बात समझ में, तो सनद अक्षर समझ में आया या नहीं आया। तो ये देखिए एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए, द्वयो निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वर बनते, ये जो नए स्वर जो बनते हैं ना आपके, ये क्या कहलाते हैं, सनद स्वर भवन्ति, ये आपके सनद स्वर होते हैं। तो मुझे बताइए अब आपको स्वरों में कोई डाउट है या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए, चारों को याद कर लेंगे आप, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये तीन बातें आपको और दी रखी, शायद इनसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि लरी जो आपका वर्ण से है उसका दीर्घ नहीं, हमने पढ़ लिया, समान अक्षर है लेकिन उसका दीर्घ नहीं होता, उसका सिर्फ असव है। सनद अक्षराणाम असवा न संति, जो आपका सनद अक्षर होता है ना तो उसका क्या है, हसव स्वर नहीं होता, तो उसके सारे चारों के चारों किसके रूप हैं, दीर्घ स्वर के ये रूप हैं। तो ये बता दीजिए कि दीर्घ स्वर कितने हो गए और हसव स्वर कितने हो गए। हमने पढ़ा था कि दीर्घ में जो आपका समान अक्षराणी है ना, एक बार देखिए ध्यान से, दोबारा रिवीज करा दूं आपको, कि जो आपका समाना अक्षराणी है ना तो उसमें 5 तो क्या थे, हसव थे, और 4 कितने थे, दीर्घ थे। और इस सनद में आप कहेंगे कि सर इस सनद में तो दीर्घ तो आपके हसव तो थे ही नहीं, दीर्घ कितने हैं आपके, 4। तो आपके दीर्घ स्वर कितने हैं, आपके दीर्घ हैं आपके 8 और आपके हसव कितने हैं, 5, और टोटल संख्या है 13। मेनली यही आपसे ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। स्वर आपके क्लियर। तो उसके अलावा देखिए कि उसके अलावा आपको कुछ स्वर बताए गए हैं, तो इसने कहा अनुनासिक स्वर, एक क्रम और है कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। मेनली आप दो प्रकार से ध्यान रखना कि स्वर और व्यंजन। ये कहता है मुखेन से नासिक्या अपि उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर, कि वे आपके स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह के साथ साथ हम नाक का भी प्रयोग करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर भवन्ति, वे आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। ध्यान से देखना इसको भी, मुखेन से मुख के साथ साथ, नासिक्या अपि उच्चारित भी, नाक के साथ भी, ठीक है, नाक का प्रयोग भी हम उनके उच्चारण में करते हैं, मतलब नाक के द्वारा थोड़ी सी ध्वनि निकाली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। ये आपके अनुनासिक स्वर, मतलब इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे एक तो बोलिए आप चांद, चांद आप देखना, चांद बोलो आप, ठीक है, ठीक है। जिन अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु है ना तो उनको बोल के देखिए, आपके नाक से भी आपकी थोड़ी सी आवाज आएगी, ध्वनि निकलेगी, हवा निकलेगी, तो वही आपका क्या है कि वो आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। तो स्वरों के बीच में क्लियर बात आपकी, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन कोई बात आपकी यहाँ से नहीं छूटेगी भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यंजनानी, मतलब व्यंजन। ये कह रहे हैं कि सर रिवीजन मरवा दो एक बार जल्दी से। तो हमने क्या पढ़ा है, वर्णमाला हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वर्णमाला में पढ़ रहे हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ दी थी, एक पढ़ना था स्वर और एक पढ़ना था व्यंजन, क्योंकि आपके वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो फिर हमने सबसे पहले पढ़ा था स्वर, यहाँ ले आओ इसको। तो स्वर आपके दो थे, आपके समाना अक्षराणी, ये आपके वर्णमाला उसके आरंभ में होते सामान्य स्वर, और एक आपके होते हैं सनद भी, क्या होते हैं, सनद स्वर। जो आपके दो निश्चित स्वरों के मेल से जो बनते हैं वो आपके सनद स्वर होते हैं। चीज क्लियर आपकी यहाँ से। अगर मैं संख्या की बात करूं, समानाक्षराण में 5 आपके स्वर थे और 4 आपके
दीर्घ थे और इसमें सिर्फ 4 क्या थे, दीर्घ थे, टोटल 13। उसके साथ साथ हमने एक और पढ़ा था अनुनासिक। अनुनासिक वो होता है कि जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग हो, तो जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अनुनासिक कहलाएंगे। चीजें क्लियर आपकी स्वर की, रिवीजन करवा दिया साथ साथ। चलिए भी अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन नानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। ये कहता है कि अगर हमें व्यंजन का उच्चारण करता है, हमें व्यंजन का उच्चारण करना है तो किसी निश्चित स्वर की सहायता की हमें जरूर आवश्यकता होती है भी। ठीक है, क्या होता है कि अगर हमें किसी व्यंजन का उच्चारण करना है, ये कहता है कि व्यंजनाम उच्चारण, व्यंजन के उच्चारण के लिए कस्यचित् स्वर से, किसी स्वर की, ठीक है, सहायता जरूर आवश्यकता होती है। ठीक है, अवश्यम आवश्यकम, ठीक है, की जरूर आवश्यकता होती है, मतलब बिना आपके स्वर की सहायता से उनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। कैसे, जैसे मैंने आपको समझा दिया था, ये आपका व्यंजन है, क्या है, ये आपका व्यंजन है कै को बिना ए के आप बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे। कोई भी वर्ण दीजिए आप, कै ख ग गैड, जो भी आपने हिंदी वर्ण वाला के बने इनको बोल के देखिए भी। तो इसने कहा कि ये हमारा व्यंजन है, क्या है ये हमारा व्यंजन है। यहाँ हलंत का मतलब होता है कि हमने इसमें से ए निकाल दिया है। क्या आप इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसको सहारा किसने दे दिया, ए को दे दिया। ए मिलते ही पूरा कै मिल गया भाई, ठीक है, कै प्लस ए, ठीक है, तो ये क्या है, ए, ठीक है, ये भी ठीक। व्यंजनाम उच्चारणार्थ सवतर स्वर से योजनम भवति उदाहरणम भी। इसने कहा कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए, व्यंजनम उच्चारणार्थ, व्यंजन के उच्चारण के लिए, सवतर मतलब हर जगह भी, हर व्यंजन, कोई भी व्यंजन का अगर आपको उच्चारण करना, मतलब बोलना, लिख तो सकते हैं आप, लिखने में क्या जोर पड़ गया भाई, ये आपने लिख दिया कि इसमें से ए आपने निकाल दिया हलंत लगा के, लेकिन अब इसको बोल के तो दिखाओ, बोल सकते ही नहीं ए के बिना भी। ठीक है, इसने कहा व्यंजनों के उच्चारण के लिए सवत्र मतलब हर जगह जहां पर भी आप यूज करेंगे, सवत्र स्वर से योजनम भवति, कि हम क्या करते हैं कि स्वर को जोड़ते हैं। जरूरी नहीं आप ए को जोड़े, और किसी स्वर को भी जोड़ सकते हैं, ई को जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात आपकी। ये देखिए गे को आप बोल रहे हैं, दोनों लाइनों की एक बार जल्दी से मुझे हिंदी करके बता दीजिए कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वर से सहायता है अपेक्षा अवश्यम भवति, कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी निश्चित स्वर की सहायता अवश्य होती है, कोई ना कोई स्वर हमें अवश्य चाहिए अगर हमें व्यंजनों का उच्चारण करना है तो। ये कहता है अतः वर्णमालायाम व्यंजनाम उच्चारण, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सवत्र मतलब कि हर जगह, हर व्यंजन के साथ क्या है कि योजनम भवति, स्वर का जुड़ना जरूरी होता है, ऑटोमेटिक वो आपका जुड़ जाता है। उदाहरण आपको दे दिए कि आप इस प्रकार से, सभी स्वर इस प्रकार से जुड़ेंगे। अतर व्यंजनम केवल, व्यंजन क्या है, ये है आपकी, मैंने कहा था कि हंत लगा के आपने क्या कर दिया कि उसमें से आपने ए को हटा दिया, स्वर को हटा दिया, लेकिन इतेव अस्ति की इस प्रकार से हम लिखेंगे। यदि आपसे कहे कै व्यंजन लिख दो, क्या लिख दो, कै व्यंजन लिख दो, तो आप लिख सकते हैं कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, व्यंजन ये है, ठीक है, लेकिन बोल आप नहीं पाएंगे क्योंकि बोलने में आपको क्या चाहिए, स्वर चाहिएगा भी। ठीक है, अत्र अस्वर है केवलम उच्चारणार्थ योजित, ने कहा कि जो अस्वर है वो केवल उच्चारण के लिए पीछे जुड़ता है और ए का कोई काम नहीं होता। जैसे हमें कै बोलना है ना, तो ए क्या काम कर रहा है, सिर्फ उच्चारण के लिए कै ए का प्रयोग हम कर रहे हैं, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है। यहां तक समझ में आया कि हमने जो स्वरों की, आप एक बार स्वर रिपीट कीजिए, स्वरों में हमने पढ़ा था कि स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूपेण भवति, लेकिन यहाँ पर जो आपका व्यंजन का उच्चारण है वो किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, कि जो ए स्वर है वो उसके पीछे जुड़ता है हमेशा। आपको चीजें क्लियर। अब हम व्यंजन, जैसे हमने स्वर के भेद पढ़े थे ना,
जैसे हमने स्वर के वेद पढ़े थे वैसे भी हम अब व्यंजन के वेद पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के मेनली हमने पढ़े थे, आपके समानाक्षराणी और सनद अक्षराणी, और साथ में हमें अनुनासिक भी पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यंजनानाम चत्वारः वेदा सन्ति, कि जो आपके व्यंजन है, चत्वारः मतलब चार वेद है भी। कितने वेद हैं? चार वेद हैं वे। अब देखिए चार वेद कौन से हैं। सबसे पहला स्पर्शा वर्णावि, इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण बोलते हैं, स्पर्श वर्ण बोलते हैं इनको। ठीक है, या फिर इनको वर्ग वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वर्ग वर्ण? ये देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, एक तो ये वर्ग टाइप बनते हैं कि इनका ये कै का वर्ग हो गया, ये चय का वर्ग हो गया, ये क्या है? एक एक वर्ग हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कि आपके वर्ग वर्ण भी बोलते हैं और स्पर्श वर्ण भी हम इनको बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 10 15 20 25। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो ये आपके 25 होते हैं। आपको हिंदी में भी आप इनको याद रखिए भी। ठीक है, हिंदी में भी सेम है। कै वर्ग के कौन से होते हैं? कै ख ग घ, ठीक है, च छ ज ज न, ठीक है, ट ठ ड न, द थ द ड न, प फ ब भ म। चीजें क्लियर आपको यहाँ तक? अब कहता है कि ये जो स्पर्शा या वर्ग्य व्यंजन वर्ण है ना, तो ये कहता है कि जो ये आपके स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े हैं या फिर वर्ग व्यंजन आपने जो पढ़े हैं, ये कहता है कि स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारण, कि ये व्यंजन अपने उच्चारण स्थान के अनुसार भी क्या है? उच्चारण स्थान के अनुसार पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति भी, कि इसका है कि उच्चारण स्थान के अनुसार हमने इसको 5 वर्गों में विभाजित किया। उच्चारण के स्थान पर, किसके आधार पर? उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने इसको 5 वर्गों में विभाजित कर दिया है। आप कहेंगे सर ये उच्चारण के स्थान पर हमने 5 भागों में कैसे विभाजित कर दिया? क्योंकि हम कहेंगे सर कै ख ग घ ऐसे क्यों लिखा, कै च छ ज न ऐसे हमने कटमा क्यों नहीं लिखा? तो ध्यान से आप इस लाइन को पढ़ना एक बार, कै ख ग घ ड। ठीक है, तो आपकी जीभ कहां पे जा रही थी भी? ठीक है, आपके कंठ से आवाज आ रही होगी, तो इसको बोलते हैं कंठ वर्ग। चय वाला देखना एक बार, च छ ज झ न, ठीक है, कहां से आवाज आ रही है? तो एक जगह से जो आपका विशेष जो स्थान है, मुंह में जो जगह होती है, मुर्दा होता है, कंठ होता है, तालु होता है। ठीक है, ये आपकी कंठ से आवाज आती है। इसमें आपकी च छ जो तालु होता है ना आपका जीभ के बीचले हिस्से से सीधा ऊपर, तो उसको हम तालु बोलते हैं। एक बार च छ ज झ बोल के देखना आप एक बार। तो फिर आपके बोलते हैं ये आपके ये आपके टै वर्ग होते हैं, इसकी आवाज मुर्दा से होती है। मुर्दा एक जगह होती है, आप बोलना अपना जहां से आपकी जीभ टकराएगी वही आपकी मुर्दा है भी। बोलना ट ठ ड ढ। सर हमें पता चल गया कि दांतों की जो हमारा पिछला हिस्सा होता है ना, वो आपका क्या होता है? मुर्दा होता है। एक ये आपका दंतव है, त दांत वाला हिस्सा भी। बोलना एक बार, त थ द ध न। आपको आ रही बात समझ में? तो इसी प्रकार कि इनका जो उच्चारण का स्थान है इस वर्ग का, तो वो आपका कंठ का है, तो हमने इसको बोल दिया कंठ से। ठीक है, इनका आपका कहा था? आपका तालव है, ये आपका मूर्धन्य, ये दंत है, और ये आपके अलग। इस प्रकार से हमने क्या है कि उनके उच्चारण के स्थान पर हमने अलग अलग वर्गों में इनको बांट दिया। ये चीज बताई गई, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दिया है। ठीक है, ये आप कहेंगे पै वर्ग, ये है आपका औसत तय, ओस्ट मतलब होठ भी। बोलना एक बार, पै फै बै बै। और एक चय में देखना होठों की मूवमेंट, चय कहाँ पे है होठ? आपको आवाज है हरी? चीजें क्लियर हुई आपकी? आगे हम और भी क्लियर कर देंगे। अब आपको ये लाइन मुझे आप बता दो कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? स्पर्शा वर्ग्या व्यंजन वर्णा सबके उच्चारण स्थान अनुसारेण, कि अपने उच्चारण के स्थान के अनुसार पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति, कि 5 वर्गों में विभक्त मतलब बांट देते हैं। 5 वर्ग भी आपको बता दिए। याद भी रखना आपको कि ये आपके क्या कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और आपके ओष्ठ, 5 हैं आपके लिए। फिर है आपका अंतस्थ वर्ण भी। अंतस्थ वर्ण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और चारों के नाम आप याद कर लेना इनको, य र ल व। ठीक है, अब देखो अंतस्थ वर्णा बहुतर सवर्ण वर्णानाम स्थानते जायन्ते भी। इसने कहा कि बहुत जगह
ये जो स्वर है तो ये क्या है कि स्वर है ना, ये स्वरों के स्थान पर आ जाते हैं भी। क्या है कि ये बहुत बार क्या होते हैं कि स्वरों के स्थान पर ये प्रयोग हो जाते हैं, य र ल व। आप कहेंगे सर स्वरों के स्थान पे कैसे प्रयोग होंगे, क्योंकि आपको मुझे प्रैक्टिकली चीजें समझानी है, रटवानी नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ये आपको पहले तो हिंदी समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओगे। अंतस्थ वर्ण बहुतर मतलब बहुत जगह स्वर जो वर्ण होते हैं ना आपके स्वर वर्ण, उनके स्थान पर इनका प्रयोग कर देते, मतलब कि आप इसको एक बार भूल जाओ कि स्वरों के स्थान पर हम उसका प्रयोग कर देते हैं। अतः ऐते अर्ध स्वरा इतेपि उचन्ते, इसलिए इनको कई बार हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम स्वरों की जगह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्वरों की जगह हम इनका प्रयोग कर देते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी उच्चारित करते हैं। उच्चरते मतलब कहते हैं। अब देखिए यहां से, जहां पे किसी शब्द में, देखिए किसी शब्द में ई और ए का मेल हो गया, क्या हो गया, ई का और ए का, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह। क्या बन जाएगा, यह। आप कहेंगे सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही, ध्यान से इस शब्द में देखिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज समझा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये यह है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये द है और द के ई की मात्रा लगी, क्या लगी है, ई की मात्रा लगी है, यही तो है यदि। आप बार बात की, यहां से आपको समझा देता हूं मैं। यह प्लस में द प्लस में ई, मैंने इसको हटा दिया क्योंकि छोटी ई की मात्रा थी तो ई लिख दी, और साथ में क्या है ए और ये पी लिख दिया। यहाँ पे देखना बेटा एक बार, ई और ए का मेल नहीं हो रहा क्या, ई और ए, तो ई और ए का मेल हो रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, यह। क्या बना देंगे, यह। क्या बना देंगे, यह, ये बना देंगे भी। क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये, यद्यपि। अब देखो ई और ए के स्थान पर क्या आ गया आपका, ये आ गया, कहां पे री और ए आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रे बन जाएगा। री और ए आ गया तो आपका ले बन जाएगा, ऊ और ए आ गया तो आपका वह बन जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपके स्वरों के स्थान पर आ गए, दो स्वरों के स्थान पर ये आ गए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आपको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। आपको आगे समझ में, आपको याद रखना कि अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं, 11 होते हैं, 4 होते हैं, और ये जो आपके अंतस्थ जो स्वर होते हैं, ये कई बार स्वरों के स्थान पर आ जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। चीज क्लियर, स्वरों के नाम याद कर दोगे। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों के स्थान पर आ जाते हैं। किन स्वरों के स्थान पर, अगर ई और ए के स्थान पर दोनों का अगर आ गए ना, ई और ए एक साथ आ गए कि ई के जस्ट बाद ए आ गया, तो ये बन जाएगा। जब आप संधि पढ़ेंगे बड़ी क्लासेज में तब आपको सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन अब आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो बाद में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि एकदम से, हाँ हमने, आपको दिमाग में रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी है। ठीक है, आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। री और ए आएगा, यहाँ पे रेल, री और ए आएगा, वहां पे ले हो जाएगा ये। ठीक है, ऊ और ए इस प्रकार से याद देखिए आपकी, ये री है भी, और साथ में क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो क्या बन जाएगा आपका, आपने कहा था सर ये तो ले बनेगा, तो ले बन गया ना ये, और साथ में क्या आ, क्योंकि यहाँ पे आ है ना, तो यहीं पे यही अक्षर आ जाएगा, लाकृति बन गया अभी। क्या बन गया, लाकृति। था तो क्या आपके स्वर थे, लरी स्वर था, ये आ भी क्या था आपका, स्वर था, लेकिन ये जो लरी और ए दोनों मिलके क्या बन गए, ला बन गए। लय कहां से आ गया आपका, था तो क्या स्वर, ठीक है, था तो क्या आपका ये स्वर थे, लेकिन ये लय व्यंजन कहां से आ गया, तो यही तो कहता है कि कई बार स्वरों के स्थान पे आ जाते हैं। ये देखिए आपका सुवागतम, स प्लस में छोटा ऊ, सु हो गया, प्लस में आ, तो आपका ये देखिए क्या बन गया, स्वागतम। तो सर ये कहेगा कि वह कहां से आ गया, तो मैंने कहा था ऊ और ए का, ऊ और ए का अगर मेल हो गया, ऊ के सामने ए आ गया, चाहे आ जाओ, ऊ आ गया के सामने ए आया तो वह बनेगा, यदि ऊ के सामने आ आया तो वाह बनेगा, तो क्या बन गया ये, सवागतम।
क्या बन गया, स्वागतम। और यहाँ पे ये आधा स है क्योंकि सु किसकी सहायता से बोल रहे हैं हम, स उ की सहायता से, उ इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि उ हमने निकाल दिया तो ये सिर्फ आधा स बच जाएगा। ये स आपका क्या बनेगा, इस प्रकार का। चीजें क्लियर आपको? थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। इनमें तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है भी। फिर उसके बाद उसम वर्णावली। अब तक हमने कितने पढ़ लिए, स्पर्श व्यंजन पढ़ दिए। संख्या कितनी थी, 5 थी। स्पर्श व्यंजनों को हम उनके उच्चारण स्थान के आधार पे भी वर्ग बनाते हैं। 5 वर्ग हमने बने थे, आपके कंठस्य, तालव्य, मूर्धा और आपके कौन से, दंतस्य और आपके ओष्ठ्य। क्लियर चीजें आपकी। फिर हमने पढ़े आपके कौन से, अंतस्थ। अंतस्थ 4 थे आपके, य, र, ल, व, जो आपके स्वरों के स्थान पर भी प्रयोग होते हैं, इसलिए उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। उसके बाद उसम वर्णावली, स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऊष्मणाम व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निरसती भी। ये कहता है कि जो आपके उष्ण, जो आपके व्यंजन है ना, ये तीनों स और है, इनका उच्चारण करते समय मुखात, मुख से उष्ण मतलब गर्म हवा निकलती है। एक बार आप बोलिए स है, बोलिए आप कि आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी, इसलिए हमको बोलते हैं ऊष्म वर्णावली। क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्णा। कितने हैं, 4 हैं, आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद है अयोगवाह वर्णावली। अयोगवाह वर्ण, ये आपके विशिष्ट, आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण, ये आपके अयोगवाह है ना, ये विशिष्ट प्रकार के व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, क्या अतर उच्चारणार्थ अस्वर से संयोजनम पूर्व भवति, कि इनका उच्चारण करते समय ए जो स्वर है वो आगे लगता है। अब तक हम जब कै बोलते थे, क्या बोलते थे, कै बोलते थे, तो जो ए स्वर जुड़ता था, ठीक है, क्योंकि अकेले तो उच्चारण होगा नहीं, जो ए स्वर जुड़ता था वो कहाँ जुड़ता था, आपका पीछे जुड़ता था। लेकिन ये जो आपके अयोगवाह है ना, तो ये विशिष्ट प्रकार के व्यंजन है, व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ए जो स्वर है, ए स्वर है, उसका जो संयोजन पूर्ववर्ती मतलब आगे होता है। तो ये देखिए आपका अंग, बोलना एक बार, अंग बोलना, अंग पहले आ रहा है ना, तो ये क्या है, ए जुड़ा हुआ है, मेनली तो अनुस्वार तो ये आपका है भी, ठीक है, और ये आपका विसर्ग है। लेकिन अकेला तो हम बोल नहीं सकते, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, हमें ए लगाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको उच्चारण कर सकेंगे। तो इसमें क्या उच्चारण इनका पहले लगता है, इनसे पहले लगता है, उस बाकी में सब में बाद में। अत्रापि अनुस्वार केवलम, ये है हमारा अनुस्वार जो बिंदु जिसको बोलते हैं, तथा विसर्ग केवलम ये है आपका में इतेव अस्ति, कि जो हमारे अनुस्वार हैं वो तो ये दोनों हैं आपका, एक तो आपका ये बिंदु और एक आपका ये भी चंद्र बिंदु। ठीक है, एवमेव अत्रापि पूर्व योजती भी, और इस प्रकार इनके पहले क्या लगते हैं, ए स्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, इसलिए हम इनके उच्चारण के लिए इनके आगे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, एवमेव इस प्रकार अत्रापि पूर्व योजती, कि इनसे पहले यहाँ पर पूर्व योजते ए स्वर, जो पूर्व हमने इसे ए स्वर लगाया है ना, तो वो क्या है, केवलम उच्चारणार्थम अस्ति, केवल उच्चारण के लिए हमने लगाया है। व्यंजन सह सर्वेशम अपि सर्वनाम संयोजन भवति, जो आपका व्यंजन है ना, व्यंजनों के लिए अगर हमें व्यंजनों के साथ, ठीक है, सभी स्वर जुड़ जाते हैं भी। ठीक है, ये कहता है कि व्यंजनम सह सर्वेशम अपि सर्वनाम संयोजन भवति, कि व्यंजनों के साथ सभी प्रकार के स्वर जुड़ जाते हैं। ये नहीं कि ए ही जुड़ेगा, मैंने कहा था कि सभी प्रकार के स्वर जुड़ेंगे भी। ठीक है, व्यंजने से सर्वनाम संयोजन गुणिताक्षराणि भवन्ति, इसने कहा कि व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ जाता है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, गुणिताक्षर कहलाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुणिताक्षराणि क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि जब स्वरों के साथ आपका, सॉरी, व्यंजन के साथ जब आपका स्वर जुड़ जाता है तो वो गुणिताक्षर कहलाता है। अब देखिए कैसे वे, ये आपके स्वर हैं और ये इनकी मात्रा है वे, तो ये आपका व्यंजन क्या है, क्या है, कै है। आप इसको पूरा भी करेंगे कि ये आपका कै है, इसको तो बोल ही नहीं सकते, मैं तो बोल के बता रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं, इसको नहीं बोल रहा, क्योंकि ये बोला नहीं जा सकता अकेला। तो जब इसके साथ ए जुड़ेगा तो कै बन जाएगा।
का जुड़े, आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा का, छोटी ई जुड़ेगी तो की, ये की, कु, इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे। तो इसको अगर मैं अलग करूं, आप कहेंगे सर इसको अलग करना, तो ये अलग इस प्रकार से होगा भी, कै के साथ छोटी ई जुड़ी हुई है की। जैसे अब आपको समझ में आएगा, वहां पे हमने पढ़ा था कि सु, पढ़ा था ना, तो अब मैंने वहां से निकाला था से, क्या बता रहा है इसको, से प्लस उ, जब हम पढ़ रहे थे ये था, बना था ना सु का, स्वागतम बना था भी, क्या बना था, स्वागतम बना था। तो इस प्रकार से वो बना था भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार आप ये सभी के जोड़ देंगे ना, इसका ख बना देंगे, इसका फिर खा बना देंगे, आपको सिर्फ इसको देख देख के पढ़ना ही तो है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो मुश्किल होगा वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। ये आपको इसी प्रकार से एक क्रिके लगा देंगे, इस प्रकार से इनके मात्रा ही तो लगानी है, कोई डाउट नहीं आपको इसमें। आगे चल जाइए, इनको सबको इसी प्रकार से आपको बताना अभी। ये आपका सिर्फ पाठ का नाम दे रखा, कोई आपकी इसमें इतनी ज्यादा मुश्किल बात मैंने, ये आपके अयोगवा लगा दिए भी, अयोगवा भी आप लगा देंगे, इनको देख देख के तो लगाने सभी के साथ भी, कै के साथ, का के साथ, फिर आपका की साथ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इस प्रकार से आप इसको लगाते चलेंगे। यहाँ फिर सॉरी ये छोटी ही आएगा पहले, फिर आपका बड़ी ही आएगा, इस प्रकार से ही लगाते हुए आप चलेंगे। तो ये आपके एतानी त्रीणी गुणिताक्षराणि कर्मेण इतमेपि प्रकारत्रयेण लिख्यन्ते। ये कहता है कि ये तीन जो आपके गुणिताक्षर है ना, उसको हम इस प्रकार से क्रम में लिख सकते हैं। तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप फिर भी ध्यान में रखिए। तो क्योंकि जो परफेक्ट संस्कृत जिसको पढ़नी है, टीचर बनना है, वो इस प्रकार की मेन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अब पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको लेसन 1 या 2 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको आज का अध्याय कैसे लगा, काफी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक क्विक रिवीजन में करवा दूंगा 5 मिनट का, आपका टेंशन मत लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसकी जो एक्सरसाइज है ना, वो भी हम करेंगे भी, ठीक है, अगले पार्ट में। और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।